Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Hamna here. Today we will discuss about neurosurgical trauma. Last time we discussed about head injuries, and today we will discuss about spinal cord injuries and spinal shock. But before starting the today's topic, let me tell and let me explain you about this little about this again. So, head injuries basically are classified into three categories or three structures. Like according to the structure, it is divided. So, scalp injury, skull injury, brain injury. So, can any one of you tell me why the scalp has rich blood supply? How, in which layer it's you can say that its vascular structure is created, is present. स्कैल्प की लेयर्स का कोई नेम मुझे बता सकते हैं? हेलो, प्रेजेंट है सारे? जी जी, आपने लास्ट टाइम का लेक्चर सुना था? अबीरा प्रेजेंट है यहाँ पे? अबीरा, यस मैम। मुझे बताएं स्कैल्प की लेयर्स। आपके लास्ट टाइम के लेक्चर में मैंने ये बातें बताई हुई। किसी को नहीं पता? स्कैल्प में एस से स्किन आती है, फिर सी से लूज कनेक्टिव टिश्यूज आ रहे होते हैं। किसी ने वो नहीं सुना था लेक्चर? देन स्कल इंजरी आती है, दैट इज इंजरीज टू द स्कल में आपके पास आप उसको उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर है, बेजल स्ट्रक्चर, उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं। इंटीरियर फोसा फ्रैक्चर है, मिडल फोसा फ्रैक्चर है, देन पोस्टीरियर फोसा फ्रैक्चर। एंड देन अकॉर्डिंग टू द फिजिकल साइंस ऑफ पेशेंट्स, अगर पेशेंट कहते हैं कि मुझे नेजल ब्लीड है या पेरी ऑर्बिटल हीमाटोमा है, तो डेफिनेटली आप उसको देख के, जब पेरी ऑर्बिटल, इसको रैकून साइन भी कहते हैं, ठीक है, पेरी ऑर्बिटल हीमाटोमा को किसी ने पंच मारा तो ये बन जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो इससे आपको पता चलता है कि ये इंटीरियर फोसा का फ्रैक्चर है। सो मिडिल फोसा में आपको पता चलता है जब सीएसएफ आपके कान से निकल रहा हो, लीक हो रहा हो, या क्रेनियल नर्व इंजरी हो गई हो, कोई 7 या 8 नर्व। सो इस तरह से आपको पता चल जाता है। वो कहता है कि उसने आगे लिखा हुआ है that periorbital hema can be differentiated from the black eye, which is superficial hematoma of the eyelid produced by the direct injury. The former has subarachnoid hemorrhage. So periorbital hematoma में basically आपके पास subarachnoid hemorrhage is the cause. फिर ब्रेन इंजरी की दो चीजें आती है, प्राइमरी ब्रेन इंजरी एंड सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। In primary brain injury, you are having three things: diffuse axonal injury, then cerebral concussions, and cerebral contusion and lacerations. So, what happened? It is basically the direct result of the trauma, जो कि मैंने आपको explain भी किया था, coop counter coop. What is meant by coop counter coop injury? कोई मुझे बताए जरा। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं सुना, इसका मतलब ऐसा ही है। देयर मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम, कूप इंजरी में जो डायरेक्ट ब्लो की वजह से हीमाटोमा बनता है।
जी और काउंटर सीट में है कि ब्लो आया है और ऑपोजिट साइड पे जाके वो लगा है, मतलब इंजरी हुई है। ठीक हो गया। सो इसके 3 मुझे कोई पढ़ के बताए, डिफ्यूज एक्सोनल एंड सेरेब्रल कंकशन एंड सेरेब्रल कंट्यूशन एंड लेसरेशन। पढ़ें जरा आयशा। मैम एक मिनट बुक खोलो। जी अपने पास से बुक से खोल के बता दें मुझे। इज इट विजिबल? आपके पास बुक नहीं पड़ी हुई यहाँ पे? चले मैं ही पढ़ देती हूँ। सो in diffuse axonal injury, as it results from sharing of the gray-white matter interface, causing microscopic injury to the white matter, resulting in brain atrophy. So जो आपका grey and white matter of brain है, उसकी जो demarcation है, that is basically lost. ठीक है? And cerebral concussion is defined by the period of amnesia, मतलब loss of memory. Then cerebral contusion and laceration, these are visible as small areas of hemorrhages on CT scan. जब आप CT scan कराते हैं, आपको जो bleed है मैंने बताया था वो किस तरह से शो होती है CT scan पे? कोई मुझे बता सकता है? How you can differentiate between bleed and ischemia on CT scan? ब्लीड हमेशा वाइट नजर आता है, इनफैक्ट हमेशा ब्लैक नजर आता है। मैंने इस आपके पास स्कैल्प की आपसे लेयर्स तब पूछी थी। स्कैल्प की लेयर्स आपके पास स्कैल्प की फॉर्म में ही आपने निमोनिक से याद करनी होती है। स्कैल्प की पहली लेयर स्किन आती है, देन सी से कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स ब्लड वेसल्स ऑफ द स्कैल्प। ये पिछला लेक्चर आप लोगों ने नहीं सुना, ही उसमें बातें आपको बताई गई थी। A से aponeurosis है, fibrous sheet found over the much of the vertex that attaches occipitalis to the frontalis. Then L से loose connective tissue accounts for the mobility of the scalp. Blood tracks freely in this layer. And P से periosteum that adheres to the suture lines of the skull. So scalp से ही आपने वो याद करना होता है। Now, secondary brain injury, primary, so that is due to the direct contact or direct trauma. And secondary brain injury, it occurs after the initial injury and due to hypoxia, hypercapnia, and hypotension, ischemia, intracranial hemorrhage, extradural, subdural hematoma, meningitis, or epilepsy. It can be due to any secondary cause, means कोई ना कोई brain tumor हो सकता है। ठीक है जी। एक तो प्राइमरी कॉज तो आपसे मैंने डिस्कस कर दी, सेकेंडरी में कोई आपके पास अदर थिंग आएगी। प्राइमरी में डायरेक्ट ब्रेन को इंजरी होगी, सेकेंडरी में कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, एपिलेप्सी हो सकता है। सो दिस इज द जीसीएस स्केल। आपने प्राइमरी सर्वे में एटीएलएस के थ्रू जाना होता है, एयरवे, ब्रीदिंग, एबीसीडी करनी होती है। सेकेंडरी सर्वे में आपने हेड टू टो एग्जामिनेशन करना होता है। उसी को फॉलो करते हुए आपने ब्रेन इंजरी को असेस करना है जीसीएस स्केल से। आई अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियसली ओपन करता है तो आपके पास 4 आ जाता है। अगर वो आपकी वॉइस पे आई ओपन करता है तो 3 आ जाता है। अगर पेन से करता है तो 2 आ जाता है। अगर बिल्कुल भी नहीं करता तो नन। देन वर्बल स्कोरिंग आपने करनी है। नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा है पेशेंट, आप जाते हैं वो नॉर्मली बात कर रहा है, वो डिसओरिएंटेड है, मतलब तो आपने 4 पॉइंट दे देना है। 3 दे देना है वर्ड्स बट नॉट कोहेरेंट। 2 दे देने हैं ओनली साउंड्स पे। सिमिलरली मोटर, अगर वो नॉर्मल अपनी लिम्स मूव कर रहा है, उसकी मोटर एक्टिविटी ठीक है, देन आपने 6 दे देने हैं। इफ ही लोकलाइजेस पेन तो आपने 5 मार्क्स दे देने हैं। विदड्रॉस टू पेन 4 मार्क्स दे देने हैं। देन एबनॉर्मल फ्लैक्शन रिस्पॉन्स
देन आपने 3 दे देने एंड एक्सटेंशन अगर तो वो आपके उसकी जो लिम्ब पोस्चर है दैट इज लिम्स आर एक्सटेंडेड तो आपने उसको 2 मार्क्स दे देने. सो दिस इज ऑल. ना इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी है दैट इज इंडिकेशंस ऑफ सीटी इन हेड इंजरी. GCS less than 13 at any point. GCS 13 और 14 at 2 hours. मतलब अगर उसका GCS 15 over 15 नहीं है तो आप एक बार CT लाजमी करा लें. देन फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट कोई भी उसको जो है आप कह लें कि उसके एनी पार्ट ऑफ द ब्रेन में कहीं से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज नहीं आया जिसकी वजह से उसको या तो कोई उसकी अनकॉन्शियस में जा सकता है पेशेंट या तो उसको मेमोरी लॉस हो सकती है फॉर अ टाइम. ठीक है जी. या उसके नेजल ब्लीड वो भी नेक्स्ट पॉइंट आएगा. ठीक है. सस्पेक्टेड ओपन डिप्रेस्ड और बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर मतलब आपको कहीं से भी नजर आ रहा है कि अगर उसका इंजरी हुई है कोई फ्रैक्चर हुआ हुआ है. एंड मोर देन 1 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग. पेशेंट की कंप्लेंट ये होती है कि मुझे वॉमिटिंग हो रही है एंड दैट इज नॉट स्टॉपिंग. आपको समझ आ रही है क्वेश्चन? हेलो. जी मैम आ रही है. Okay. Mild head injury in the elderly patients greater than 65 years or in patients with coagulopathy, warfare and therapy. Then dangerous mechanism of injury में we are having कोई ना कोई छत से गिर जाए, कोई दो चार सीढ़ियों से गिर जाए, then कोई ना कोई vehicle से गिर जाए and loss of memory for more than 30 minutes. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. SCQ और MCQs में आता है कि इंडिकेशंस क्या क्या हैं. देन डिस्चार्ज क्राइटेरिया फॉर हेड ट्रॉमा पेशेंट्स. नॉर्मल CT स्कैन ब्रेन आ जाए, पेशेंट कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है एंड कोई उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है. नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स. देन अकम्पनाइड बाय रिस्पॉन्सिबल एडल्ट मेल. उसके साथ लेके जाने वाला कोई समझदार इंसान हो. Then seek immediate medical attention after discharge. डिस्चार्ज के बाद अगर कोई ना कोई इस तरह की सिम्टम दोबारा आती है या पेशेंट को दोबारा कोई प्रॉब्लम आती है तो ही मस्ट इमीडिएटली रिस्पॉन्ड टू हॉस्पिटल. सो दैट इज persistent and worsening headache, persistent vomiting, then drowsiness, visual disturbance and limb weakness. Indications for admission in head injury patient. आपके पास क्या उसके अंदर क्राइटेरियाज हैं. आप में से कोई मुझे थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें और बताएं किस लिए आप उसको एडमिशन देंगे. इंडिकेशन क्या है कि हेड इंजरी के पेशेंट को एडमिट करना चाहिए. बताएं मुझे. मैं पूछती हूँ अब टर्न बाय टर्न. आप लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. आप लोग सिर्फ मेरा अब आप बताएं क्या इंडिकेशंस होती हैं. मैंने एब्सेंट मार्क कर देनी है अब. सॉरी मैम आपने क्या पूछा है? Indications for admission of patient due to head injury. मैं अपने बुक ढूंढ रही हूँ. मैं एक सेकंड आपको बताती हूँ. आप यहाँ से आपको स्क्रीन विजिबल नहीं है? मैम विजिबल है लेकिन ओके लेट मी ट्राई टू रीड. Loss of consciousness for more than 5 minutes, confusion or impaired consciousness at the time of examination, worsening headache, nausea or vomiting, intoxication, lack of responsible adult at home. यस. पेशेंट को 5 से 6 मिनट का ज्यादा अगर दौरा पड़े आप कह लें कि अनकॉन्शियसनेस का तो आप उसको एडमिशन करें. ठीक है. अगर तो पेशेंट कंफ्यूज है, उसकी बातें ठीक नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसको याददाश्त नहीं आ रही तो उसको आप एडमिट करें. या वो कोई इंटॉक्सिकेटेड है, कोई ड्रग अब्यूजर है तो भी उसको एडमिट करें. सो what are the definitive treatment of the following?
how can you treat the raised intracranial pressure and intracranial hemorrhages, dealing with the depressed skull fractures, then control of fits. ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों चीजें जी। रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लिए आपने पेशेंट को मैनेटोल देने हैं, ठीक है। मैनेटोल इट इज यू कैन से कि कोलॉइड, ठीक है। 1 ग्राम per kg IV bolus is effective in controlling the raised intracranial pressure as it acts as a osmotic dehydrating agent, provided that blood-brain barrier is intact. अगर तो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर इंटैक्ट है, मतलब वो जो पार्टीशन है दैट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट, तो आपने पेशेंट को ये देना है। अदरवाइज अगर वो इंटैक्ट नहीं होगा तो ये क्या होगा कि इट कैन लीक आउट इनटू द ब्रेन एंड पोटेंशिएट्स द मास इफेक्ट। हमने क्या चाह रहे हैं कि हम ब्रेन का एडिमा रिजॉल्व करें। अगर तो ये मैनेटोल इटसेल्फ आपके ब्रेन में चला जाता है तो व्हाट हैपेंस दैट इट विल again worsen the conditions. So barbiturates देने आपने, ये भी आपके इंट्राक्रेनियल प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, उसका मैकेनिज्म अननोन है, ठीक है। देन स्टीरॉइड्स आपने देने हैं, डेक्सामेथासोन, they decrease the intracranial pressure by stabilizing the blood brain barrier. Then hyperventilation, it is used to wash out excess carbon dioxide which can occur as a result of bradycardia in raised ICP. Then furosemide is the diuretics. It reduces the ICP by decreasing cerebral edema and CSF production. Then what is the treatment of raised intracranial hemorrhage? एमन आप बताएं मुझे। मैम रीड करना है जी। आप मुझे एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा और सब ड्यूरल हीमाटोमा बताएं, क्या होता है, आपको क्या समझ आ रही है? मैम एक्स्ट्रा ड्यूरल जो हमारे ड्यूरा स्पेस से बाहर होता है, और सब अच्छा, जो इन बिटवीन ड्यूरा होता है। अच्छा जी। और अभी आप बताएं जरा इससे बेटर वे में। मैम एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज में जो हेमरेज होगा वो हीमाटोमा होगा वो एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस में होगा, जो कि ड्यूरा मैटर और स्कल के दरमियान स्पेस है। जो एपिड्यूरल में है वो ड्यूरा मैटर से ऊपर वाली जो लेयर है उसमें होगा हीमाटोमा। सही हो गया। अच्छा चलिए। And dealing with the depressed fracture of the skull, the depressed bone can be left as such if it is not deeply depressed. It should be elevated. अगर तो डिप्रेशन है तो आपने उसको एलिवेट करना है, ठीक है। If depression is greater than skull bone thickness and is associated with hematoma or fits, तो आपने उसको एलिवेट करना है। अब कंट्रोल ऑफ फिट्स के लिए आपने क्या करना है, कोई ऐसी हेड इंजरी है जिसके साथ फिट्स भी पड़ रहे हैं पेशेंट को, तो आपने आईवी लोराजिपाम देनी है। देन आपने उसको फेनाइटोइन देनी है, देन वेल्प्रोइक एसिड देना है। फिर आपके पास आता है नर्सिंग केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। कोई भी पेशेंट जो अनकॉन्शियसनेस लॉस ऑफ आई मीन कि अगर वो कॉन्शियस नहीं है तो आपने उसमें कैसे उसकी नर्सिंग केयर करनी है, क्या क्या करेंगे, आपसे सारी बातें पड़ी हुई हैं, जरा मुझे बताए कोई। सारी आप बताएं। जी मैम, सबसे पहले हम एयरवे को जो है वो करेंगे मेंटेन, सेकंड पे स्किन केयर, देन थर्ड पे माउथ वॉश, एंड देन बाउल एंड ब्लैडर केयर लास्ट पे।
स्किन एयरवे को आप कैसे मैनेज करते हैं? मैम ओरोफ्रेंगियल एयरवे इंसर्ट करेंगे ताकि जो है वो फॉल ऑफ द टंग को जो है वो बचा सकें बैक होने से। और और मैम सक्शन जो है रिक्वायर्ड होगा ताकि रिमूव कर सकें एक्सेसिव सिक्रेशंस को फ्रॉम द फेरिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट बताती जाएं। और इसमें लिखा हुआ है कि अगर लो होगा हमारे पास जीसीएस तो वो इंडिकेशन देगा एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की एंड ट्रैकियोस्टोमी की। ठीक हो। और उनमें मेंटेन्ड शुड बी कंसिडर्ड इन दोज फॉर रिमेन्ड अनकॉन्शियस फॉर मोर देन 5 days। और फीडिंग है इसमें कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है वो उसको पास करेंगे एंड प्रॉपर कैलोरिक रिक्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट शुड बी मेंटेन्ड। ठीक हो। चलें अब बात करते हैं। अच्छा जी, आपका स्किन केयर में क्या क्या आता है? पोस्चर शुड बी चेंज एवरी 2 hours टू प्रिवेंट बेड सोर्स। जब आपका पेशेंट अगर बेड रिडन है और बेड के साथ उसकी बॉडी सर्फेसेस लगती रहेंगी बार बार, तो क्या हो जाएगा, उधर जख्म हो जाते हैं। जो लॉन्ग टाइम के लिए पेशेंट एडमिट होते हैं और चलने फिरने से कासिर होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। उनको फिजियोथेरेपिस्ट वालों का ये काम आता है फिर कि उनका पोस्चर चेंज करना है एवरी 15 या 20 मिनट्स या हाफ आवर के बाद। ठीक है। देन माउथ वॉश, bowel and bladder control and care, patient should be catheterized and bowel evacuation should be considered। अब बात करते हैं मेजर चीज है जो आपकी एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा एंड सब ड्यूरल हीमाटोमा। अब एक्स्ट्रा ड्यूरल, इनसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो लेयर्स हैं ब्रेन की वो क्या है मेनिंजेस। ठीक है जी, सबसे पहले आपके पास आता है ड्यूरा मैटर। ठीक है। देन आपके पास आता है एरेकनॉइड मैटर एंड देन पाया मैटर। एक्स्ट्रा ड्यूरल में आपके पास जो है वो ब्रेन और उसके दरमियान आ जाती है, स्पेस बिटवीन द स्कल एंड ड्यूरा मैटर। मतलब ड्यूरा मैटर के नीचे आपके पास एरेकनॉइड आती है, एरेकनॉइड के बाद पाया मैटर आती है। ठीक है जी। एक्स्ट्रा ड्यूरा में आपके पास ड्यूरल मैटर से ऊपर आपके पास हीमाटोमा बनेगा। ठीक है। एंड इट इज कॉज बाय द लीनियर स्क्वेमस टेम्पोरल बोन फ्रैक्चर, बिकॉज ये डायरेक्ट बोन के नीचे आ रही है आपके पास हीमाटोमा। और इसके अंदर ब्रांच जो होती है, इसके अंदर जो लीड जो वेसल करती है, दैट इज मिडल मेनिंजियल आर्टरी। सिम्टम्स क्या आएंगी? माइनर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट यूजुअली रीगेन्स कॉन्शियसनेस, मतलब 15 मिनट्स का इंटरवल के लिए वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, उसके बाद वो अपना कॉन्शियस लेवल रीगेन कर लेगा। After this, rapid drowsiness and loss of consciousness occurs, which may lead to death if not treated immediately। साइंस क्या आएंगे पेशेंट के अंदर? आप क्या क्या एक डॉक्टर देखेगा, पेशेंट का हार्ट रेट कम हो सकता है, प्यूपिल ऑन द साइड बिकम्स फिक्स्ड, डायलेटेड एंड नॉन रिएक्टिव। आप अगर उसके ऊपर लाइट थ्रो करते हो तो प्यूपिल नॉन रिएक्टिव होते हैं, प्यूपिल डायलेट कर जाते हैं। नॉर्मली क्या करते हैं, प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट करते हैं ना जब आप लाइट डालते हैं। कभी किसी ने नॉर्मल अपने किसी घर वाले की किसी लाइट आंख में लाइट डाल के देखिएगा, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं। ठीक है। बट इस हेड इंजरी में क्या होगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में क्या होगा कि वो प्यूपिल फिक्स्ड होगा और डायलेटेड होगा और लाइट को रिएक्ट नहीं करेगा। इफ क्लॉट लाइज इन द मोटर एरिया देन कॉन्ट्रालैटरल हेमिपेरेसिस। मोटर एरिया का काम क्या है कि जो भी आपके वहां से आ रहे हैं न्यूरॉन्स, ठीक है, जो डिसेंडिंग पाथ में आपके लिए डिसेंडिंग ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स का पता है किसी को? अगर ब्रेन का एक पार्ट, वो वाला पार्ट जिसका काम है आप कह लें कि लिम्ब मूवमेंट, अगर वो ब्रेन के उस पार्ट में ही स्ट्रोक हो गया या कोई हीमाटोमा की वजह से उसका इंजरी हो गई है तो वहां से वो मैसेज नहीं आएगा। ठीक है जी। और फाइबर्स क्रॉस कर जाते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो उस लिहाज से वो कहते हैं कि कॉन्ट्रालैटरल हेमिपेरेसिस होगा। इन्वेस्टिगेशन पे आपको सीटी या ब्रेन कराते हैं, आपको जो है ये देख रहे हैं बाय कन्वेक्स, इधर से भी सी बन रहा है उधर से भी सी बन रहा है, इनसाइड से भी।
तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा, कि आपके पास वो बाइकन्वेक्स बनता है एंड क्लॉट अपीयर एज ब्राइट व्हाइट। आप देखें ये सारा व्हाइट है, इसके डेफिनेट बॉर्डर्स हैं। सो सबड्यूरल हीमाटोमा क्या होती है? इज अ कलेक्शन ऑफ ब्लड बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एराकोनॉइड मैटर। अब वो तो ड्यूरा मैटर से ऊपर था, अब ये ड्यूरा मैटर और एक एराकोनॉइड मैटर के दरमियान में आ रहा है। इट इज correctable supratentorial mass lesion and must be considered in comatose patients. अब ये ट्रॉमा कहाँ से इसका ब्लीड कर जाता है? इसके पास आती हैं आपके पास आई गेस इसके अंदर सुपरफिशियल आती हैं आर्टरीज। इसके अंदर होता है कि ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज, severity of injury needed to produce a subdural hematoma. अब इसके अंदर सिम्टम्स एंड साइंस क्या आएंगे? जरा आप में से कोई बोले जरा। मैं फिर किसी को कहूँ? अनिका आप बोले जरा सिम्टम्स एंड साइंस। Ma'am, headache and altered consciousness are the two major symptoms. Then vomiting, weakness, confusion, speech disturbance, seizures, vertigo and visual disturbance. ये symptoms में आते हैं। जी जी साइंस में है depression of consciousness, papilloedema, pupillary inequality, facial weakness, motor asymmetry, memory loss and aphasia. ठीक है। इसके अंदर वो कहते हैं कि जो वेसल्स है ना इस एरिया की, उनके टर्न आउट की वजह से आपके पास हीमाटोमा बनता है। उसने कोई नाम नहीं लिखा हुआ इसमें। इसमें ब्रिजिंग आप कह सकते हैं कि ब्रिजिंग कॉर्टिकल वेन्स होती हैं, ठीक है, आपकी बुक में उसने यही लिखा हुआ है। आफ्टर दैट इसके अंदर अब बात करते हैं, इसको मार्क कर लें, ब्रिजिंग कॉर्टिकल वेन्स। देन एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक सबड्यूरल हीमाटोमा का आपको पता होना चाहिए। एक्यूट में पेशेंट प्रेजेंट करता है विद इन 3 डेज, सब एक्यूट में 4 to 20 डेज, क्रॉनिक में आफ्टर 20 डेज ऑफ ट्रॉमा। देन आप सीटी कराते हैं तो आपको पास क्या मिलता है? इज ब्राइट और मिक्स डेंसिटी क्रिसेंट शेप, may have a distinct border and does not cross the midline due to the presence of falx cerebri. Acute hematoma is bright white. Definitely hematoma जिधर भी है ना और जिधर भी bleed है वो white ही नजर आएगा। And after 3 days it fades to isodense and then as looks, बस ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? आपने उस जो हीमाटोमा है उसको ओपन क्रेनियोटमी करनी है, स्कल खोल के, क्रेनियम खोल के, फॉर एवैक्यूएशन ऑफ क्लॉट इज इंडिकेटेड फॉर एनी एक्यूट सबड्यूरल हीमाटोमा मोर देन 1 सेंटीमीटर इन थिकनेस। अगर तो वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो आपने सर्जरी करके उस हीमाटोमा को इवैक्यूएट करना है। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में यू हैव टू वेंटिलेट पेशेंट, मॉनिटर हिज ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड हिज यू कैन से यूरिन आउटपुट, blood pressure, then oxygen saturation and BP, pulse। 30 डिग्री हेड एलिवेट करना है, उसके रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर को ट्रीट करना है, देन टेम्परेचर को ट्रीट करना है, और दिस इज ऑल अबाउट। देन कम अप टू द स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। व्हाट इज मेंट बाय स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कॉलम? तो मुझे बताया जरा ये बात। स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम किसे कहते हैं? मैम वर्टिब्रल कॉलम जो है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड पास कर रहा है, और स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, और कोई इससे बेहतर बता सकता है? राबिया आप बताएं। मैम स्पाइनल कॉर्ड
सीएनएस का ही पार्ट है, और जो वर्टिब्रेज हैं वो कवर करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, यस मतलब हमारी बैकबोन में। यस, ठीक है, हो गया। चलो, अच्छा, the spinal cord located within the vertebral column is a soft cylindrical structure made up of highly organized nervous tissue, extending downwards as a continuation of the brain. अब what are the causes of spinal cord injury? Road traffic accidents है, gunshot injuries है, falls from height, sports injury. अब इसके effects क्या हो सकते हैं? Effects of spinal cord injury vary depending on the type and level of injury sustained. We can divide the spinal cord injury into two categories: complete and incomplete. Here are the you can say the 33 vertebra उसने count किए हुए हैं. देन वो बता रहा है आपकी बुक में कि लेवल ऑफ इंजरी जो होगी, आपका जो है ना रेस्पिरेटरी सेंटर, वो C1 to C5 स्पाइनल कॉर्ड में लाई करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पॉन्स भी ऊपर आ रहा होता है, तो उसका जो रेस्पिरेटरी आपके जो मसल्स है ना, उनका पैरालिसिस हो जाती है अगर C1 to C5 लेवल पे इंजरी आए. ये नीचे आपकी बुक में लिखा भी हुआ है. Neck injuries usually result in quadriplegia, and people with injuries to C1 to C4 of level often require a ventilator to breathe. Before ongoing these things, I would need to what is meant by complete and incomplete. Complete injury means कि जहां से इंजरी हुई है ना, उसके बिलो सारी की सारी सेंसेशन लॉस्ट हो जाए, चाहे वो आपके पास मोटर है, चाहे वो आपकी सेंसरी सेंसेशंस हैं, ठीक है. और इनकम्प्लीट में क्या होता है कि कुछ सेंसेशंस आपकी इंटैक्ट रहती हैं. एंड इनकम्प्लीट इंजरी मीन्स दैट देयर इज सम फंक्शनिंग बिलो द प्राइमरी लेवल ऑफ इंजरी. आप कह लो कि कहीं पे आपकी पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लॉस्ट होती है, तो आपकी मोटर सेंसेशन कायम रहती है, लिम्ब मूवमेंट कायम रहती है, ठीक है. One limb may be able to be moved more than the other. The person may be able to feel parts of the body that cannot be moved. मतलब सेंसरी इंटैक्ट है बट मोटर डैमेज हो चुका है. समझ लगी मेरी बात? किसी को कंप्लीट और इनकम्प्लीट ना समझ आया हो? मैम आपने कंप्लीट में यही बताया ना कि सेंसरी और मोटर दोनों लॉस हो जाते हैं, yes, yes, सेंसेशंस, और हर तरह की इनकम्प्लीट में सेंसेशन सेंसरी लॉस, मोटर और सेंसरी क्या हर तरह की सेंसेशन लॉस है. ठीक है, और इनकम्प्लीट में कि सेंसरी इंटैक्ट रहती है लेकिन मोटर जो है वो सेंसेशन लॉस हो जाती है. हाँ जी, या ऐसे भी हो सकता है कि एक लिम्ब में मूवमेंट ज्यादा हो, सेंसेशन ज्यादा हो, एक में कम हो, उस लेवल की ना हो, ठीक है. कंप्लीट में तो टोटल उससे नीचे कुछ जा ही नहीं रहा, कोई पाथवे उसके, आपको पता है ब्रेन के असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पाथवेज हैं, पता है कि फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है. स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, आपका कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं, देन मैम पढ़ा हुआ है. डोर्सल कॉलम ट्रैक्ट्स हैं, वेंट्रल कॉलम ट्रैक्ट्स हैं, लैटरल स्पाइनोथैलेमिक है, इंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक है, वेस्टिब्यूलर स्पाइनल ट्रैक्ट्स हैं. ये सारे ट्रैक्ट्स आपके असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट से सेंसेशन लेके ब्रेन में जा रहे हैं, देन ब्रेन से लेके आपके डिस्टल लिम्स तक आ रहे हैं, ठीक है. We will discuss the further in the next lecture. ठीक हो गया? Is it enough कि पढ़ा दूं और मजीद? नेक्स्ट लेक्चर कब लेना है मैम? नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ तुम्हारे रिकॉर्डेड भेज दूंगी, यहाँ तो मैं ले लूंगी, ठीक है. ये थोड़ा सा ही रह गया, ये मैं आपको जो है, अच्छा चलें थोड़ा सा और बता दूं कि नहीं, बस मुझे ये कि कोई इशू ना हो जाए जरा, क्योंकि आई गेस मेरा ना आज लाइट चली जानी है मेरी, ठीक है. ओके
मैं बाकी जो है आपको रिकॉर्डेड भेज दूंगी। ठीक हो गया? जी जी ठीक है मैम, थैंक यू। ओके जी, टेक केयर जी। अच्छा, आपका मेडिसिन का लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, वो रात का मैंने लगाया हुआ, वो जैसे ही होता आपको आ जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। जी ठीक है मैम, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।